के पटल पे रखता हूँ। अभी शून्यकाल शुरू होगा। श्री नारायण भाई काछड़िया, बैठ जाइए, बाद में बात करेंगे। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपको बाद में बुलाएंगे। मुद्दे के यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी करना चाहता हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार नारायण भाई का अकाउंट में जाएगा। स्वदेशी ईंधन बायोडीजल के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो बायोडीजल का उपयोग से भूमि, वायु और पानी के प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे स्वच्छ वायुमंडल बना रहे और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा बायोडीजल उत्पादन से नए रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली जो संस्कृति है, देश में स्वदेशी ईंधन जिसका कल सेंथिल कुमार जी ने उल्लेख किया, क्या मिस्टर बालू उसके साथ खड़े हैं क्या? ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बायोडीजल का क्या कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है क्या? ग्रेड में होता ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली जो सोच है, अलग अलग जो कल सेंथिल कुमार जी ने बोलते समय बोला जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल पे, क्या राहुल गांधी जी उनके सोच के साथ खड़े हैं क्या? मिस्टर बालू भी उनके सोच के साथ खड़े हैं क्या? इसलिए हम कह रहे हैं आप माफी मांगो। ऐसे कैसे बोल गए वो? मतदाताओं ने 3 राज्यों में भयंकर जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई और उनको ऐसे कैसे बोल गए? ये भारतीय संस्कृति का अपमान है क्या ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली सोच का हिस्से बन रहे हैं क्या मिस्टर बालू? कृपया बैठ। ये माफी मांगनी पड़ेगी इनको। क्या राहुल गांधी जी जब अमेठी से हार गए थे तो उन्होंने भी साउथ में जाकर कैसे ही बोला था? ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली सोच नहीं चलेगी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी देश से। नारायण भाई काछड़िया, थैंक यू सर। आपको बाद में बैठ जाइए। मैं आपका ध्यान कृपया आप लोग बैठ जाइए, आपको बाद में बोलने देंगे। चाहता हूँ हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में बोलने देंगे। देश में स्वदेशी ईंधन बायोडीजल के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बायोडीजल का उपयोग से भूमि, वायु और पानी के प्रदूषण को कम करने में आप लोग सभी वरिष्ठ हो, काइंडली स्वच्छ वायुमंडल बना रहे और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा यू आर वेरी सीनियर मेंबर, काइंडली टेक योर सीट, वी विल अलाउ यू लेटर ऑन। बाद में वी विल अलाउ यू लेटर ऑन। देश में स्वदेशी ईंधन बायोडीजल के उत्पादन एवं उपयोग से जुड़ी कुछ समस्याओं का आपका ध्यान में अवगत कराना चाहता हूँ। बायोडीजल का उत्पादन कई ग्रेड में होता है और हर एक ग्रेड की लागत मूल्य अलग अलग होती है, परंतु जब ओएमसी कंपनियों बायोडीजल खरीदी के टेंडर निकालती है तो उसमें सबसे कम दर वाली ग्रेड का कीमत रखती है, जिससे बायोडीजल के उत्पादनों को नुकसान उठाना पड़ता है और बायोडीजल उत्पादन की गति धीमी हो रही है और इसी वजह से नए निवेशक इस क्षेत्र में निवेश नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह है कि बायोडीजल के ग्रेड के अनुसार टेंडर दर तय की जाए ताकि बायोडीजल उत्पादकों को कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और गैर मिश्रित डीजल की बिक्री पर 2 रुपया प्रति लीटर उत्पादन शुल्क दंड का प्रावधान है, परंतु इसे लागू करने में मंत्रालय की ओर से विलंब की जा रही है। यदि इसी शुल्क को दंड के रूप में लागू कर दिया जाए तो ओएमसी कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी बायोडीजल खरीदना आवश्यक हो जाएगा और इससे स्वदेशी ईंधन के रूप में बायोडीजल को बढ़ावा देश में होगा और सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 5% बायोडीजल सम्मिश्रण करने का जो रखा गया है लक्ष्य है वो भी पूर्ण किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि बायोडीजल के लिए जो विंटर के ग्रेड के हिसाब से उसका टेंडर निकाला जाए और उसके आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुग्नश्री एस ज्योतिमणि जी। माइक सर। नहीं, सी वी विल गिव हिम चांस लेटर ऑन, बाद में देते हैं ये होने के बाद। மாண்புமை அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் தீபாவளி வரை 12 வாரங்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் மக்கள் சொல்லனா துயரத்தை அனுபவித்தனர்.
எனது தொகுதியில் ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் உழைப்பிற்கு பல வாரங்களாக ஊதியம் கிடைக்காமல் கண்கலங்கி நின்ற காட்சியை பார்த்து மனது கலங்கி போனது. நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த 2 வாரங்களாக நிலுவையில் உள்ள ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களின் தீவிர முயற்சியால் மன்மோகன் சிங் அவர்களின் ஆட்சியில் ஒரு ஏழை குடும்பத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 100 நாட்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற தாயுள்ளத்தோடு இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 1 மாதம் கூட தாமதம் இல்லாமல் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பாஜக மோடி அரசு தொடர்ந்து இந்த திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீட்டை குறைத்து வருகிறது. 2,72,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தேவைப்படும் நிலையில் வெறும் 60,000 கோடி மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 5 ரூபாய் தேவைப்படும் நிலையில் வெறும் 1 ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டை விடவும் இது 18% குறைவு. 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு தொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்படுவதால் தான் சரியான நேரத்தில் ஊதியம் வழங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 12 வாரங்கள் வரை வேலை செய்தவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்காததால் மக்கள் கையில் காசு இல்லாமல் தீபாவளியை கூட மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட முடியவில்லை. 10 பெருமுதலாளிகளுக்கு மட்டும் 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி செய்யும் மோடி அரசு 14 கோடி மக்கள் பணியாற்றும் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு வெறும் 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க மறுப்பது மாபெரும் அநீதி. உடனடியாக 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு தேவைப்படும் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தை இன்னும் அதிக அளவில் விவசாயத்திற்கு விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. श्री प्रदीप कुमार सिंह जी. अध्यक्ष महोदय, इस नई सदन में नई बात कहने के अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. महोदय, मैं बाद में ये खत्म होने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला दिनों में हमारा यह न्यू पार्लियामेंट को लोग गारंटी हाउस के नाम से जानेगी. आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर हम भारतवासियों को पूरा भरोसा है. मुझे गर्व है कि मैं इस गारंटी देने वाली सरकार का एक हिस्सा हूं. महोदय, नेपाल सीमा सड़क परियोजना अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र अररिया में करीब 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य होना था. 2013 से अब तक मात्र 25 से 30% सड़क निर्माण कार्य पूरा हो पाया है. पुल पुलिये सब अधूरे हैं. जानकारी के मुताबिक 1377 किलोमीटर इस लंबी सड़क परियोजना में तकनीकी खामियां और राशि के अभाव के कारण विगत 10 वर्षों से अब तक मात्र 40% काम पूरा हुआ है. महोदय, हमारे जिले अररिया से यह सड़क नरपतगंज से शुरू होकर फारबिसगंज, जोगमनी, कुरसा काटा, सिकटी, पलासी होकर के वह गलगलिया बंगाल तक जाती है. विगत कई वर्षों से लोग इस सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण होने की राह देख रहे हैं. महोदय, भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है. आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना के पूर्ण होने में आ रही खामियों को दूर किया जाए. सुरक्षा एवं सुगमता के दृष्टि से यह सड़क लोकहित में आवश्यक है. महोदय, आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, यह नेपाल और भारत का सीमा का या सुरक्षा के लिए एसएसबी का भी उसमें जाना आना होता है. गोरखपुर के आसपास से बंगाल तक यह बन रही है. 10 वर्षों से लंबित है. इनको जल्दी पूरा किया जाए. देश हित में, सुरक्षा हित में, जनहित में यह लंबित परियोजना को पूरा किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद जी. श्री CN अन्नादुरई जी. श्री CN अन्नादुरई जी नहीं है. श्री संतोष पांडे जी. संतोष पांडे जी. श्री के मुरलीधरन जी. Sir, I would like to raise a matter regarding the incompletion of Kozhikode Padinyarathara alternate road at Kozhikode to connect Mysore and back. माननीय मेंबर इज दैट. यस. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं. आपने मुझे अवसर दिया शून्यकाल के तहत और सहयोग से और सौभाग्य से शून्यकाल में
सम्माननीय श्री मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव जी भी उपस्थित हैं, उससे संबंधित ही ये मेरा प्रश्न है। महोदय जी, मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव में डाक विभाग का उप संभाग है, किंतु संभागीय कार्यालय अन्यत्र जिला दुर्ग में भिलाई में होने के कारण राजनांदगांव जिला सहित पास लगे हुए अन्य जिले व लोकसभा क्षेत्र के नागरिक एवं कर्मचारी डाक विभाग से संबंधित कार्य हेतु भिलाई दुर्ग पर निर्भर रहते हैं। महोदय, डाक संभाग कार्यालय दुरुस्त होने के कारण आम जनता का समय और आवागमन में पैसा दोनों बर्बाद होता है। महोदय जी, अवगत कराना चाहता हूं कि गत दिनों मेरे संसदीय क्षेत्र के जिलों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें एक जिला तो पूर्णतः आदिवासी और बहुत दूर दूर है। राजनांदगांव उप संभाग अंतर्गत वर्तमान में जिला कबीरधाम, जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जिला मोहला मानपुर चौकी जो कि पूर्णतः आदिवासी जिला है, विकास खंड डोंगरगढ़ व डोंगरगांव उप संभाग के रूप में ये कार्यरत है। उक्त सभी उप संभाग की दूरी राजनांदगांव जिला मुख्यालय के समीप है। महोदय, ऐसे वर्तमान में संभागीय कार्यालय की औसत दूरी सभी जिलों से 120 किलोमीटर है। महोदय जी, मैं निवेदन करता हूं कि उप संभागों को जोड़कर राजनांदगांव को पूर्ण संभाग का दर्जा देने की कृपा करेंगे। संभाग बच जाने से डाक विभाग से संबंधित समस्त कार्य राजनांदगांव में होने लगेगा तथा संपूर्ण कार्य में अनावश्यक विलंब न होकर कार्य त्वरित गति से होगा। सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद जी। निवेदन करता हूँ ये मेरा निवेदन स्वीकार करें। के मुरलीधरन जी, raise a matter regarding the incompletion of Puritodu Padinyarathara alternative road at Kozhikode to connect Mysore and Bangalore. It is to 27.225 kilometer distance road starting from Puritodu in Kozhikode district and ending Padinyarathara in Wayanad district, State Highway 54. If the construction is completed, it will be connected to Bangalore through Manandawadi and Mysore. Due to heavy traffic block at hairpin turning in Tamaraseri and other passes to Wayanad, it will be great difficult to the public to reach their destination in time. It is estimated that around 52 acres of forest land will be lost for the construction of the said road, and 104 acres of land has been given in lieu of it Padinyarathara Grama Panchayat in Wayanad district and Changaroth and Chakitavara Panchayat in Kozhikode district. But still, now the road has not received the permission of the Union Ministry of Environment. I request to the Environment Ministry to take necessary steps for the environmental clearance of this road project. This is a very important thing, sir. I hope the government will take appropriate decisions for this subject. Thank you very much. Sri S.R. Parthiban ji. In Salem district, more than 25,000 people are engaged in textiles industries. In Kakapalayam, Elambelai and Vembadithalam area, more than 50,000 heavy vehicles passing through the railway subway at Vembadithalam area every day. As the bridge is a one-way road, there is a risk of traffic jams and accidents. This case of traffic jam is the area of the several of us. I request the railway minister to take immediate action to construct the railway overhead bridge or converting the existing subway into the double track within the area. Salem, Vembadithalam rail route always a train getting late due to the single track. The Salem, Vembadithalam, Salem, Virudachalam route should be converted into the two-lane. Also, there should be daytime express train on the Salem, Virudachalam route to Chennai. The daily running the Yeshwantpur, Kannur to the Kannur, the Yeshwantpur superfast express train have become the lifeline. There are many residents of Omlur. However, the absence of the stop at Omlur station caused the travel to Salem cause inconvenience. I request the railway minister to consider providing a stop for the trains to both direction to the Omlur station. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Sri Subhash Chandra Bahedia ji. स्पीकर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की एक ट्रेन के बारे में माननीय रेल मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय जी, कोरोना काल के समय काफी ट्रेनें बंद हुई थी और बाद में जैसे ही कोरोना खत्म होता गया धीरे धीरे वापस शुरू हुई। ट्रेनें तो शुरू हो गई लेकिन उनके जो स्टॉपेज पहले थे वो वापस नहीं शुरू हुए। मेरा आग्रह है विशेष तौर से
ट्रेन नंबर 14,801 जो सरेड़ी पे रुकती थी, जो हमीरगढ़ में रुकती थी, जो मांडल में रुकती थी, ये ट्रेन जो जोधपुर से इंदौर चलती है, कोरोना काल से पहले रुकती थी, लेकिन कोरोना के बाद शुरू होने के बाद ये स्टॉपेज वापस आज तक शुरू नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, इनको स्टॉपेज को जल्दी से जल्दी वापस शुरू किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है, जरूर इसका संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री TR बालू जी। So I wanted to raise on the most important, crucial issue. The entire Tamil Nadu, more than 1.2 crores people are suffering. They are really under severe flood and severe cyclone that has just receded yesterday only. Sir, after 47 years, this particular type of flood has occurred now. Heavy damages have been created to the properties and more than 17 people have died. But in this context, is it not proper for the government of India to declare the state of this situation as natural calamities? I think by this time, I thought Home Ministry would have done it. But so far, things are not moving on the proper thing. So more than 4 feet water is still there. It is stagnated everywhere. Even the food and relief materials are just sailed through the boats only. The boats into the city of Chennai and other 4 districts. So it is better, and it is highly important that a particular area of the Tamil Nadu should be declared as a national calamity area, and this is more important. This is what I wanted to insist upon in the House, and this I think the Government of India should come forward very quickly, and do that relief measure, and also send the team quickly so that they can assess the situation, what went wrong, how much damages have been done, and this assessment should be reached to Delhi so that quick relief measures should be taken place. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Vincent H. Palaji. Thank you, sir. Sir, investment in the Northeast for the last 5 years has been almost come to zero. For the last 20 years, the successive government has promoted Northeast and different policies. Excuse me, kindly, excuse me. You want to add something? The statement made by Senthil yesterday by a member of Parliament was not correct. That has been my leader, Dr. M.K. Stalin, has also taken note of it, and he was very serious about it. He has warned the particular member, and he is under disciplinary action. And I think I can ask my member to express apology in the House. Yes. Thank you very much. Sri Vincent. Yes, sir. Sir, through you, I would like to express the deep concern over the investment in the Northeast. Sir, since 1997 up to 2017, there used to be a Northeast industrial investment policy for the Northeastern region for the investors. But now for the last 5 years, there's no policy for the Northeast. Therefore, the inconsistency of the policy for investment in the Northeast have driven away the investors from the Northeast. This has brought a lot of unemployment in the Northeast, and also if you look as per the records, out of 6.4 crores of MSME in the entire India, only bearing Assam, only 6 lakhs are there in the Northeast. Therefore, I request the government through you to have a policy as soon as possible for the Northeastern region, so that the working and the employment in the Northeast and the opportunity and a consistent policy should be given for the people of Northeast. When Manmohan Singh was there as a Prime Minister, he set up a committee for survey and find out
what is the gap between the demand and the supply in the Northeast. So I request the government this time also, there should be a survey, what is the demand and supply, and a proper policy for the Northeast to be Thank you given. very much. Thank you very much. Sri DNV Senthil Kumar ji. Kindly start the mic. Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. It is already expelled, but you should regret it. Now it's over. Sri Khagen Murmu ji. Sri Khagen Murmu ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो अभियान को बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं जल संसाधन मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जल मांगों का विकास करते हुए व्यापारियों, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। जल संसाधनों का उपयोग करते हुए किसानों का आय बढ़ी है और देश सूखे और अकाल की स्थिति से उबर चुका है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता के ओर से आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की नदियों के कारण हो रहे कटान और बाढ़ की समस्या की ओर माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मालदा जिले के अधिकांश भाग गंगा और कुलहर नदियों के कटान के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन नदियों के समा चुकी हैं। इसके अलावा रियायती गांव महानंदा टोला, बिलाईमारी, काहला, देवीपुर, उत्तर और दक्षिण भाकुरिया, रशीदपुर इत्यादि गांव का अस्तित्व विलीन हो चुका है, विलीन होने का कगार पर है सर। जैसे कि जंजाली टोला, खासबरना, रामायणपुर, रोहिमारी इत्यादि गांव की अस्तित्व समाप्त हो चुकी है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता का गंगा और फुलहर की कटान और बाढ़ दोनों से ग्रसित हैं। उपजाऊ जमीनें नदियों में विलीन हो रही हैं। महोदय, मैंने इस सदन के माध्यम से बार बार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान और आकृष्ट कराया है, पर इसके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि एक कटान से बचाव के लिए ठोस परियोजना बनाए जाए। 2, बाढ़ से बचाव हेतु नदियों के किनारे तटबंध बनाए जाए। 3, कटान से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। 4, इसके आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम भेजी जाए। 5, केंद्रीय जल आयोग का एक कार्यालय मालदा में खोला जाए जो सक्रिय होकर इस दिशा में ठोस कार्य करे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुग्न श्री राम्या हरिदास जी। താങ്ക് യു ചെയർമാൻ സർ. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന നെൽകർഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സർ. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ നെല്ലിന്റെ സംഭരണ തുക നൽകാത്തതാണ് ഈ ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണം. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന സമയം കൊടുക്കുന്ന PRS റെസിപ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമായി കർഷകന് കൊടുക്കും. ഈ ലോൺ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് കർഷകൻ കടക്കണിയിലാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് സർ. കർഷകൻ സിബിൽ സ്കോറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകന് മറ്റ് ലോണുകൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും സർക്കാരിന്റെ മുൻപിൽ പറയുകയാണ് സർ.
ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം ഒന്ന്, സ്വന്തം മുതലിന് പലിശ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കർഷകൻ കടക്കണിയിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സപ്ലൈകോ സംഭരിക്കുന്ന നെല്ല് കുത്തരിയാക്കി റേഷൻ കടകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആക്ഷേപം. കർഷകന് സമയബന്ധിതമായി പണം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12-ലധികം കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. സാർ, നെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില കിലോഗ്രാമിന് 35 രൂപയാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാടും കേരളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർ പറയുന്നു, സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില വൈകുന്നതിന് പലിശ സർക്കാർ നൽകുകയും വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് സാർ, പാലക്കാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്റെ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം, ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലം, പറമ്പിക്കുളം, ആളിയാർ പോലെയുള്ള ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ചിറ്റാർ, ഭാരതപ്പുഴ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ജലസേചനവും കുടിവെള്ളത്തിനുമായിട്ട് കർഷകർ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യസമയത്ത് ഉചിതമായ രീതിയിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് വാങ്ങുകയും അത് ഉറപ്പാക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബജറ്റിൽ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കർഷകരാണ് ക്ഷീര കർഷകർ. ഇന്ന് കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതിൽ ഉൽപാദന ചെലവ് ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാലിത്തീറ്റയുടെ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളുടെ മരുന്നിന്റെ വിലയും വർദ്ധിച്ച കാരണം ഉൽപാദകർ വലിയധികം പ്രയാസത്തിലാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വില വർധനവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർ, നാളികേരക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അത് കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നാളികേരം സംഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും ചെയർമാൻ ത്രൂ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഡോക്ടർ നിഷികാന്ത് दुबे जी. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं 2009 में पहली बार यहां सांसद बनकर आया और ये 15वें साल में मुझे लगता है कि ये 100वीं बार ये मुद्दा मैं इस लोकसभा में उठा रहा हूं। यहां देश में शेड्यूल कास्ट की बात होती है, शेड्यूल ट्राइब की बात होती है और मेरे राज्य को, झारखंड को एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24% है। ये केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश को ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया। जब भारत आजाद हुआ 33 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में डिलिमिटेशन है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल अभी चल रहा है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, आसाम तक में हो गया, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है जहां की डिलिमिटेशन नहीं हुआ 2008 में। उसका कारण यह है कि डिलिमिटेशन यदि हो जाएगा तो लोकसभा की 1 सीट आदिवासी की और विधानसभा की 3 सीट आदिवासी की घट जाएगी और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस कारण से पूरे देश ने डिलिमिटेशन, झारखंड एक ऐसा राज्य है, नहीं होने दिया। आज स्थितियां यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के साथ शादी करते हैं और जो मुसलमान का पॉपुलेशन है, खासकर मेरे जो कुछ जिले हैं, गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, जहां से मैं सांसद हूं, देवघर है, जामताड़ा है, उन सबों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और आदिवासी महिलाओं के जमीन के चक्कर में बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो काकोली घोष जी बता रही थी, मैं संजोग से 2004, 2005, 2006 का ममता जी का ही स्टेटमेंट
ममता जी का ही स्टेटमेंट इस पार्लियामेंट में लेकर आया। जब वो सांसद थी, उन्होंने कम से कम 10 बार कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। कोई इतिहास को गलत नहीं कर सकता, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, वो पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हुए हैं। यही हाल बिहार का है, जहाँ की कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, ये सभी जो है आदिवासी और जो जनरल पब्लिक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केवल ये झारखंड के आदिवासियों का तो विषय है, लेकिन बंगाल का भी विषय है, बिहार का भी विषय है। और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि एनआरसी लागू करिए और सारे बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करिए और कम से कम झारखंड राज्य के आदिवासियों को बचाइए। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। श्री CN अन्नादुराई जी। Sir, thank you, Chairman, sir. Significant railway junction, Jolarpeta in Tamil Nadu, from where various parts of South India are connected. Moreover, the major tourist hotspot, Yelagiri Hill Station. Yelagiri is situated near to Jolarpeta. There is huge public demand for allowing stoppage of Vande Bharat Express train, Chennai to Coimbatore and Chennai to Mysore at Jolarpeta Junction in Tamil Nadu. I request the Honorable Railway Minister to consider the demand of the people without any further delay. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Suresh Pujari ji. Suresh Pujari ji. Sri. Thank you, sir. Thank you, Mr. President, sir. As we all know, there were as many as 471 districts in India in 1992, as against a total number of 300 districts in India in 1952. This means that there was a rise of 57% of the districts in the all India level within a span of 40 years, as against absolutely no rise in Odisha. Late Chief Minister of Odisha, Sri Biju Patnaik, did it in Odisha during 1993-94, reorganized the district in order to make administration transparent and closer to the people, and converted 13 existing districts into 30 districts. Till then, further district organization has not yet been made, though there have been agitation in different parts of Odisha demanding new districts, including a new district of Padampur in the district of Bargarh or of my constituency. That apart, sir, there are 58 subdivisions in Odisha that needs to be further bifurcated, including formation of a subdivision in Brajraj Nagar Assembly constituency in the district of Jharsuguda, which is also part of my PC. Similarly, sir, the Odisha government has not reorganized the block in the state during the last 4 decades. The last one was made in 1984, putting the number of blocks at 314 only. Now the time has come for the bifurcation of large block and the formation of new blocks in Odisha, including bifurcation of Lakhanpur block in Jharsuguda district, having 33 Gram Panchayats, sir, into 3 blocks, and formation of a new Melchamuda block in the district of Bargarh. Though the formation of district, subdivision and blocks is a state subject under the federal system, I request the Union government through you, sir, to impress upon the government of Odisha for the bifurcation and formation of new districts, including Padampur, new subdivision, including Brajraj Nagar, and new blocks in Odisha, including 2 more in Lakhanpur block of Jharsuguda district and 1 in Melchamuda area in Bargarh district, to make the administration more efficient and transparent, and to ensure that the Garib Kalyan Yojana of the Honorable Prime Minister reaches the poorest of the poor perfectly and quickly. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Manguta Srinivasulu Reddy ji. Sir, thank you very much, Chairman, sir. I would like to bring to this August House, sir, the problems of Grameen Dock Sevaks. Fortunately, our Honorable Minister for Communications, Sri Ashwini Vaishnav ji, is here, sir.
the postal employees who provide all postal services, including small savings banks and savings certificates to the rural people, which account for 60% of country's population, sir. The Kamlesh Chandra Committee appointed a pay commission on Gramin Dak Sevaks and made some important recommendations which are not implemented so far, sir. The Honorable Supreme Court has declared Gramin Dak Sevaks as holders of civil posts through outside regular civil posts, sir. The Gramin Dak Sevaks are demanding, few points, sir, to bring it to our knowledge. That is enhancement of, group insurance up to 5 lakhs and providing medical facilities to Gramin Dak Sevaks, removing the cap of maximum amount of 1.5 lakhs on gratuity and restoring the maximum of 5 lakhs as recommended by Kamlesh Chandra Committee, sir. Granting 3-time bound upgradations as recommended by Sri Kamlesh Chandra Committee. Confirming the status of civil servant by giving a separate clarification 8-hour work. I request the Honorable Minister to consider their request, sir, and to the needful to save these Gramin Dak Sevaks from the avoidable inconvenience. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Vishnu Dayal Ramji. सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में 1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड NICDC के तहत अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में NICDC के CEO कम MD के द्वारा उपायुक्त गढ़वा, डिप्टी कमिश्नर गढ़वा से एक प्रतिवेदन मांगा गया था। डिप्टी कमिश्नर गढ़वा ने प्रतिवेदन समर्पित राज्य सरकार को किया है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर से उस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार गढ़वा जिला के भवनाथपुर के अंतर्गत इस IMC को स्थापित नहीं करना चाहती है। उनका झुकाव बोकारो जिला की तरफ है। अतः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साथ ही यह भी आग्रह है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की टीम भेज करके उक्त जमीन एवं बोकारो में प्रदत्त जमीन का कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कराया जाए, ताकि राज्य सरकार का जो बोकारो के पक्ष में झुकाव है उसके औचित्य अनौचित्य पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। महोदय, उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा जो भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गई है 1180 हेक्टेयर, उसकी तुलना में बोकारो स्थित जमीन 700 हेक्टेयर के आसपास है। भविष्य में यदि IMC का विस्तार किया जाएगा तो उसके लिए वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है, जबकि भवनाथपुर में जमीन उपलब्ध है। यह भी कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है कि जो भी आकांक्षी जिले हैं उनमें विकास की गति को तीव्र किया जाए ताकि वे विकसित जिलों की सूची में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री RK सिंह पटेल जी। अन्य अधिष्ठाता महोदय, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जोन के बरगढ़ रेलवे स्टेशन में एवं खुरहन रेलवे स्टेशनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन तथा सारनाथ एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनों का ठहराव था और ये दोनों ट्रेनों कोरोना काल के पहले रुकती थी। महोदय, कोरोना बंद हो गया, ट्रेनें चल गई, लेकिन ये दोनों ट्रेन नंबर 15,159 अप और डाउन 15,160 ये सारनाथ एक्सप्रेस और 11,107 11,108 बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये खुरहन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से बरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 11,107 11,160 और 15,205 15,206 ये दोनों ट्रेनें ये कोरोना कार्यकाल के बाद से अब नहीं रुक रही हैं। तो बरगढ़ और
खुराहन रेलवे स्टेशनों पर। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों ट्रेनों का ठहराव, जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, उनको दोनों ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द कराने का बहुत बहुत धन्यवाद मांग करता हूं। इनको दोनों ट्रेनों को रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ट्रेनें। श्री चंद्रशेखर साहू जी। Sir, I draw the kind attention of the functioning of the National Highway Authority, sir. In my parliamentary constituency, Barampur, Odisha, 10 projects, 3 flyovers and 7 bridge underpasses, that is Sorola Road Junction, Bhairavi Junction, Panchama Junction, Kanisi Junction, Haldiapadar Junction, Lanjipulli Flyover, Pukdiband Flyover, DRDA Flyover, Chhatrapur College Junction and Mandiapalli Junction were sanctioned in 2022, sir. However, there have no progress so far at ground level in these 10 projects. I am also not aware of the status or progress of tender process of these projects, sir. There have been a large number of accidents in all these points, which are also black spots of this NH, sir. About 30 persons have lost their life annually in different incidents in these points. Due to delay in these projects, people of my parliamentary constituency have been facing very inconvenience and difficulties in their day-to-day activities. They have now fed up with the attitude of national highway authorities and are ready for agitation to block national highway at various stretches if work on these 10 projects will not start by 30th December 2023, sir. Sir, I request the Honourable Union Minister to look in this matter and issue necessary instructions to the concerned NHI authorities to start work before 30th December 2023 so that the work in these 10 projects will be completed in my parliamentary constituency. Thank you very much. Sir. Thank you very much. Shri Gurjit Singh Ojala ji. थैंक यू स्पीकर साहब, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे दिलाना चाहता हूं। एक बहुत ही भयंकर बीमारी की तरह मेरे संसदीय क्षेत्र में बुखार ने चपेट में लिया है। हमारा ये क्षेत्र का जो छियाटा एरिया है, पिछले लंबे 6 महीने से ज्यादा समय से 1 साल हो गया है कि बुखार में लोग परेशान हो रहे हैं। इसको एक चिकनगुनिया बोलते हैं, लेकिन चिकनगुनिया का टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उनको बुखार होता है, उनके हाथ पांव सूज जाते हैं और वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और टेस्टों में भी वो लोग उजड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। वो स्टीरॉयड दे देते हैं या एंटी एलर्जिक दे देते हैं। स्टीरॉयड देने की वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, फिर उनको आंखों का फ्लू हो जाता है, किसी को कोई और जुकाम हो जाता है और तरह की इलामतें आ जाती है जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है। सर, एक तो इसका कोई इलाज नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। एक इसके बाद आदमी 6-6 महीने तक, सर रिक्वेस्ट है, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, 6-6 महीने के बाद आदमी एक पानी की बोतल नहीं खोल सकता, इतना कमजोर हो जाता है। सर 20 साल की उम्र से के लोग, ज्यादा नौजवान लोग इसकी लपेट में हैं, लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सरकार को बार बार बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। सर, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि कोविड का ही ये बिगड़ा हुआ का रूप है, क्योंकि इसके लक्षण तो पता नहीं चल रहे, लेकिन मैं सरकार को बेनती करता हूं, सरकार इसको महामारी की तरह ले। केंद्र यूनियन मिनिस्टर को बेनती है कि वो एक टीम का सेटअप करे, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी कई जगह ये एक अलग अलग तरह की बीमारियां कोविड के बाद आ रही हैं, ये उसी का कोई रूप ना हो। लेकिन सर 6 महीने हो गए हैं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, बार बार चिट्ठियां लिखी है, बार बार उनको अप्रोच किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बेनती करता हूं कि आप एक इमीडिएटली टीम बनाइए, डॉक्टर की टीम वहां जाए, इसके ऊपर रिसर्च हो कि ये क्या बीमारी है जो हमारे देशवासियों को, लोगों को परेशान कर रही है। सर उसके अलावा सर मेरी बेनती है, जो गरीब लोग मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 25 लाख में कह सकता हूं 5 लाख परिवार है, 2.5 लाख परिवार इससे अफेक्टेड है। सर उनकी रोजी रोटी जा चुकी है, कोई सारा परिवार इसमें सर परेशान है। सर उनकी किस्तें, जो उनके लोन पे घर है, लोन पे गाड़ी है, सर वो लोग बहुत परेशानी के हाल में। सरकार इमीडिएटली इसके ऊपर
एक्शन ले और टीमें भेजे। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमर सिंह जी। अब बोलो। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने सूबे पंजाब दी एक इतिहास दसना चाहना इस पवित्र सभा नू और सारे मुल्क नू कि पंजाब वो सूबा जिहड़ा सारे मुल्क दी ढाल है। जदों भी कोई हिंदुस्तान ते हमला करने वाला हमलावर आया वेस्टर्न बॉर्डर तो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली सी, चाहे वो मुगल आए या चाहे वो अंग्रेजा ने, सब तो ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई की या सब तो ज्यादा अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की या जहां आजादी की लड़ाई च अगर सब तो ज्यादा हिस्सा पाया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ते वो पंजाबी ने। सर तुसी सैलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर जाओ, उथे स्टेट वाइज लिस्टां लगियां, पंजाब की लिस्ट खत्म नहीं हो रही, इन्ने ज्यादा लोग उथे भेजे गए सी, फांसियां सब तो ज्यादा होईयां। मैं बेनती ये करना चाहना सर, साडे कुछ नौजवानों ने शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, शहीद आजम करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, सर बहुत सारे होर ने, सुखदेव गुरु राजगुरु, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां और इन्नी यंग उम्र च उन्होंने फांसियां दित्तियां गईयां। मैं चाहना कि ये पवित्र सभा और भारत सरकार इन्हां सारे शहीदां नू भारत रत्न नाल नवाजे तां जो नौजवान पीढ़ी नू ये लगे कि शहीदी देण नाल सारा मुल्क उन्होंने सलाम करदा और उन्होंने याद करदा। थैंक यू। श्री नव हीरा कुमार सरनिया जी। थैंक यू चेयरमैन सर। नया संसद में पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर असम का मेरा क्षेत्र का भी कोच राजवंशी आदिवासी और साथ साथ ही मरान मटक सतिया अहोम, ये लोग वर्षों से एसटी का मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में बिल भी प्लेस किया गया, फिर मॉडल टीवी बनाया, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं है। मुझे ये जानना है एक्चुअली ये किस स्टेटस में है। दूसरा है कलिता, नाथजोगी और गोरखा, वो भी मांग कर रहे हैं, वो भी कौन सा स्टेटस में जानना है। और साथ साथ ही सरनिया कसारी जो असम का आदिवासी में आते हैं, वो बड़े कसारी लेके बोल के उसको स्टेटस मिलता है, लेकिन अभी तक उनको जो 8 महीने से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे, उसलिए सेंट्रल स्टेट का जो यूनिवर्सिटी हो, नौकरी हो, उसमें उसको दाखिला नहीं मिला है। और उनको असम गवर्नमेंट ने बड़े कसारी सोनवाल कसारी के साथ साथ ही सरनिया कसारी बोल के असम का आदिवासी लिस्ट में लिस्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट को भेजा है। ये कब तक ये बिल आएगा? क्योंकि ये 50-60 साल का इशू है। मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार पॉजिटिव रोल लेगा, ये जल्दी ये समाधान होगा, यही हमारा आग्रह और उम्मीद है। और हम चाहते हैं असम सरकार जो पॉजिटिव मूव है उसको केंद्र सरकार उनके जो प्रपोजल है उसका जल्दी ये बिल लाने का कृपा करे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, एक मिनट के लिए। एकदम उससे भी कम सर, मैं आपकी बदौलत से हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी की मैं ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। अश्विनी जी, आपको शायद ये जानकारियां मैंने दे चुकी भी है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में रेलवे की तरफ से एक अजीबो गरीब नियम ये अभी भी चालू है। नदी की पूर्व पार और नदी की पश्चिम पार दोनों तरफ रेलगाड़ियां चलती है, एक सियालदा डिवीजन, एक हावड़ा डिवीजन। जब कोविड की समय से एक अद्भुत नियमों के चलते वहां के आम सवारी को अब आज तक भुगतना पड़ते हैं। नदी की पश्चिम पार कटवा से लेकर आजिमगंज तक स्पेशल ट्रेन चलाते हुए ये बहाना बना के किराए 30 रुपया ले जाते थे और ये सेम डिस्टेंस में पूर्व पार में 10 रुपया।
अभी भी और नियम चालू है। इसका मतलब कोविड तो गायब हो गए, लेकिन आपका जो नियम चालू किए थे वो नियम गायब नहीं हुई और इसके चलते आम लोगों की वंचित होने पड़ते। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि एक ही दूरी में पूर्व पार में जो 10 रुपया, पश्चिम पार में कैसे 30 रुपया हो सकते हैं जब कोविड की कोई नामो निशान नहीं है। मुझे कई सालों से वहाँ के आम लोग ये बार बार ये शिकायत करते रहते। आप इस विषय पे ध्यान दें और इसको सुधार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। आइटम नंबर 18 और 19 जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल विधेयक संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधक विधेयक 2023 श्री जगदम्बिका